ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू थेल्स एकेडमी। तो मैं विकास आज आपके सामने लेके आया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, और जिस टॉपिक का नाम है नस्ट इक्वेशन। देखो, कोई भी राइट नाउ जो बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है उसको ये पता है कि नस्ट इक्वेशन कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके लिए, राइट। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। और नस्ट इक्वेशन में ये भी देखा गया कि हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में 4 से 5 नंबर इस टॉपिक से पूछता है। तो आज ये टॉपिक हम लोग बहुत ही इजीली समझने का ट्राई करेंगे कि कितना सिंपल ये टॉपिक है, और देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है, ये कैसे इसको यूज करना है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को एक बार। ओके ओके, चलो। देखो, सबसे पहले ये समझो कि नस्ट इक्वेशन का यूज क्या है। ये जानना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लोग एक बार देखो बेटा, नस्ट इक्वेशन तभी यूज करना जब भी हमारे पास क्या दिया हो, जब भी मेरे पास ई नॉट सेल का वैल्यू दिया हो, और अगर मुझे ईएमएफ के बारे में पूछा जाए, यानी कि ये मेरे पास गिवन कंडीशन में हो और इसका वैल्यू मुझे पूछा जाए, या फिर इसका उल्टा भी चलेगा। लेकिन जब भी मुझे इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन को स्टैब्लिश करना होगा, तो मुझे यूज करना होगा कौन सा इक्वेशन? नस्ट इक्वेशन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कि जब भी मुझे इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन बनाना है तो मुझे क्या यूज करना होगा? नस्ट इक्वेशन यूज करना होगा। अब ये जानने का ट्राई करते हैं कि इन दोनों के बीच में रिलेशन बनेगा कैसे। तो सबसे पहले एक बात हम यहाँ पे समझते हैं कि देखो बेटा, आपने इक्विलिब्रियम क्लास 11 में एक टॉपिक पढ़ा होगा कॉल्ड इक्विलिब्रियम, एक चैप्टर पढ़ा होगा, ठीक है। और इक्विलिब्रियम में आपने ये इक्वेशन जरूर पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो यहाँ पे देख लो। इक्वेशन ये था कि देखो, हम ये बोल सकते हैं कि जो डेल्टा जी होता है, होप आपको डेल्टा जी के बारे में पता है, तो डेल्टा जी विल बी इक्वल टू होता है डेल्टा जी नॉट प्लस आर इंटू टी, और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? एल एन ऑफ क्यू। तो ये इक्वेशन आई होप सब लोग को याद होगा। अगर याद नहीं है तो आज के बाद याद कर लो कि दिस इक्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द नस्ट इक्वेशन, ठीक है। और मुझे ये भी पता है सर कि डेल्टा जी का जो वैल्यू होता है, दैट वैल्यू विल बी माइनस एन एफ ई सेल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइनस एन एफ ई सेल। और डेल्टा जी नॉट का जो वैल्यू निकाला जाएगा, दैट इज स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। इसका जो बड़ा वैल्यू हम लिखेंगे वो लिखा जाएगा माइनस एन एफ क्या सेल? ई नॉट सेल। डिफरेंस बहुत क्लियर है, ये ईएमएफ है, ये क्या है? स्टैंडर्ड ईएमएफ है, और कुछ नहीं, सिंपल है। अगर मैं इन दोनों वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दूं तो देखते हैं कि आंसर क्या आता है। अगर मैं इनको दोनों को यहाँ पुट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? आई विल गेट माइनस एन एफ, ये हमारे पास आएगा ई सेल, विल बी इक्वल टू यहाँ पे आएगा माइनस एन एफ ई नॉट सेल प्लस यहाँ पे आर टी एल एन ऑफ क्यू। अब मैं क्या करूंगा? इस पूरे इक्वेशन को माइनस एन एफ से क्या कर दूंगा? डिवाइड कर दूंगा। तो अगर मैंने यहाँ पे माइनस एन एफ से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे भी मैंने माइनस एन एफ से डिवाइड कर दिया, और यहाँ पे भी अगर मैंने माइनस एन एफ से डिवाइड कर दिया, तो ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, और ये नेगेटिव साइन यहाँ चला जाएगा। तो आई कैन सिंपली राइट डाउन कि हमारा जो इक्वेशन बेटा यहाँ बनने वाला है वो क्या बनेगा? ई सेल विल बी इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी एल एन ऑफ क्या? क्यू। तो इसी इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? नस्ट इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नस्ट इक्वेशन। लेकिन यहां पे कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि इस इक्वेशन को यूज करने के लिए मुझे एल का वैल्यू निकालना आना पड़ेगा, जो कि डिफिकल्ट है। तो हम लोग एक काम करेंगे ना, वी कैन सिंपली कन्वर्ट दिस एल इनटू लॉग। हम लोग क्या करेंगे? एल को लॉग में कन्वर्ट कर देंगे। और आपको पता होगा, आई होप, अगर नहीं पता सीख लो, कि जब भी मुझे इस एल को, यानी नेचुरल लॉग को लॉग में चेंज करना होता है, लॉग बेस 10 में चेंज करना होता है, तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विथ ए कांस्टेंट दैट इज कॉल्ड 2.303। ये वैल्यू से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जैसे मैंने इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास नस्ट इक्वेशन रेडी हो जाएगा, जो कि होता है ई सेल विल बी इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर इंटू टी। अब यहां पे क्या आएगा? लॉग क्यू, और बाई यहां पे क्या आएगा सर? इट विल बी बाई एन इंटू एफ, ठीक है। सॉरी, मैं यहां पे एन एफ लिखना भूल गया, मैं लिखता हूं यहां पे एन एफ। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। अब देखो, ये जो इक्वेशन बना, दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल एट ऑल टेम्परेचर। अब ये इक्वेशन को किसी भी टेम्परेचर पे यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी भी टेम्परेचर पे चाहो तो यूज कर सकते हो। लेकिन क्योंकि केमिस्ट्री में क्या होता है, ये माना जाता है कि नॉर्मली हम जो टेम्परेचर यहाँ पे यूज करेंगे, दैट टेम्परेचर शुड बी कितना? 25 डिग्री सेल्सियस। उसका मतलब ये है कि इसको केल्विन में चेंज किया जाए तो कितना आएगा? 298 केल्विन। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे पास आर यहाँ पे है, आर
आई होप आपको याद होगा, आर इज अ कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट। तो मैं आर का वैल्यू को भी यहाँ पे पुट कर देता हूँ, और आर का वैल्यू कितना लेंगे सर, तो 8.314 लिया जाएगा। 1 फराड मुझे पता है दैट इज इक्वल टू होता है 96500 कूलम, और इन सारे वैल्यू को अगर यहाँ पे पुट कर दिया जाए तो मुझे एक नस्ट इक्वेशन मिलेगा विच इज ओनली एप्लीकेबल एट 25 डिग्री सेल्सियस। और आपको अपने स्कूल के एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में उसी को यूज करना है, बाकी यूज नहीं करना है। तो अगर मैं पुट कर दूं इन सारे वैल्यू को, तो आपको मिलेगा एक वैल्यू जो होगा E इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 होल डिवाइड बाय n फैक्टर। बेटा कंफ्यूज नहीं होना, यहां पे ये फराड है, दिस इज फराड, फराड 1 फराड है, बट यहां पे मैंने क्या लिखा, n फैक्टर। कंफ्यूज नहीं होना, ये n फैक्टर है, ये n वाज द n फैक्टर, f वाज द फराड है, और ये यहां पे n फैक्टर है। तो यहां पे हमने क्या लिखा, n फैक्टर, राइट, और मल्टीप्लाई करेंगे बेटा यहाँ पे किससे, लॉग ऑफ क्या आएगा यहाँ पे, q आ जाएगा। तो ये जो रेडी होके निकला यहाँ पे, इसी को कहा जाता है क्या, नस्ट इक्वेशन। और ये इक्वेशन एप्लीकेबल है ओनली एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो आपके स्कूल के एग्जाम में जब भी आपसे नस्ट इक्वेशन के बारे में पूछा जाएगा, तो आप सिर्फ और सिर्फ इस वाले इक्वेशन को यूज करोगे, बाकी किसी भी इक्वेशन को यूज नहीं करना है। चलो आगे बढ़ते हैं, और आगे हम ये देखते हैं कि हमने यहाँ पे लिखा क्यू, ये क्यू क्या होता है और क्यू हमने क्यों लिखा, हम बात करते हैं। देखो, आपने इस क्यू के बारे में पहले पढ़ा होगा, कहाँ पढ़ा है सर, तो क्यू के बारे में आपने पढ़ा होगा कहाँ पे, इक्विलिब्रियम नाम के चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा। और एक बात मैं आपको क्लियरिफाई कर दूं और बता दूं बहुत ही क्लियरली, वो ये है कि हम लोग जब भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कोई भी इक्वेशन को लिखते हैं ना, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इक्वेशन हमेशा रिवर्सिबल इक्वेशन होते हैं। क्या होते हैं, रिवर्सिबल, ठीक है। तो रिवर्सिबल का मतलब क्या है, रिवर्सिबल इक्वेशन का मतलब होता है ये वाला इक्वेशन। और आपको याद होगा इन इक्विलिब्रियम कि अगर आपको इस तरह का कोई सिंबल दिखता है तो इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, कैसे लिखते हैं इक्विलिब्रियम, दिखाता हूं मैं आपको। मान लो कि मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, एग्जाम्पल ये है कि मेरे पास सपोज एक रिएक्शन है कुछ ऐसा, 2a + b विल गिव c + 3d। मान लो ऐसा कोई इक्वेशन मेरे पास है, तो इस इक्वेशन का अगर मुझे q निकालना हो तो q विल बी इक्वल टू व्हाट, द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, जो कि यहाँ पे क्या है, C&D, और क्योंकि यहाँ पे स्टोइकोमेट्री 3 लिखा हुआ है तो पावर यहाँ पे क्या लगा देंगे, 3 लगा देंगे, होल डिवाइड बाय यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, द कंसंट्रेशन ऑफ B मल्टीप्लाइड विद द कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर कितना, 2। तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, Q निकालते हैं, क्या निकालते हैं, Q, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। और एक बात मैं आपको एक ट्रिक बता दूं, शॉर्टकट तरीका बता दूं, कि जब भी आपको नस्ट इक्वेशन निकालना होगा तो वहां पे Q को आप पकड़ सकते हो सिंपल एनोड बाय कैथोड। क्या पकड़ेंगे इसको, एनोड बाय क्या सर, कैथोड, है ना, कंसंट्रेशन एनोड बाय कैथोड, बट स्टोइकोमेट्री लगाना मत भूलना, अदरवाइज द आंसर विल बी रॉन्ग। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि नस्ट इक्वेशन क्या होता है और नस्ट इक्वेशन कहाँ पे और कब यूज करते हैं। कोई डाउट होगा तो प्लीज बोलिएगा, बट आई होप ये बहुत ही सिंपल वे में मैंने बता दिया कि कैसे एंड कब मुझे नस्ट इक्वेशन को यूज करना है। ओके, अभी हम आते सीधे क्वेश्चन पे, देखते हैं कैसे यूज करना होता है। तो मेरे पास एक सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये आपके सामने है, और ये क्वेश्चन मैंने उठाया है आपके बोर्ड एग्जाम से ही उठाया है, यानी कि आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन, ये टॉपिक ये पूछा गया था। तो देखते हैं सॉल्व कैसे करेंगे इसको। देखो बेटा, सबसे पहले हम ये जानने का ट्राई करते हैं कि क्या यहाँ पे नस्ट इक्वेशन यूज करना है या नहीं करना है। तो एक बार आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो, तो क्वेश्चन के अंदर क्लियरली बोला है कि कैलकुलेट द क्या बेटा, ईएमएफ। हालांकि यहाँ पे लिखा भी है कि राइट द नस्ट इक्वेशन, अगर ये नहीं भी लिखा होता तो भी अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, कैलकुलेट द क्या, ईएमएफ। तो मैंने क्या बोला, व्हाट इज ईएमएफ, ईएमएफ का मतलब होता है आपका ई सेल, क्या सेल, ई सेल। तो आपको यहाँ पे ई सेल निकालने को बोला है, और अगर आप गिवन वैल्यू को ध्यान से देखोगे तो गिवन वैल्यू में आपके पास किसका वैल्यू गिवन है सर, ई नॉट का वैल्यू गिवन है। और मुझे पता है कि ई नॉट क्या होता है, तो ई नॉट रिप्रेजेंट स्टैंडर्ड क्या, ईएमएफ। तो स्टैंडर्ड ईएमएफ को हम क्या बोलेंगे, ई नॉट, और नॉर्मल ईएमएफ को हम क्या मानेंगे, ई सेल मानेंगे। तो यहाँ पे बहुत ही क्लियरली बोल दिया है कि आपको निकालना ईएमएफ है और गिवन क्या है, ई नॉट सेल गिवन है। तो यानी इस केस में मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, नस्ट इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। तो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे नस्ट इक्वेशन यूज करेंगे। शुरू करते हैं।
ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पे देखेंगे पता ये जो पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड में जो पार्ट आपको दिख रहा है ये वाला, हमेशा याद रखना कि जब भी लेफ्ट हैंड साइड आपको दिखे तो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी पार्ट दिखेगा दैट विल बी आवर एनोड। ये क्या पार्ट होगा, एनोड पार्ट होगा। और राइट हैंड साइड में जो भी आपको दिख रहा है बेटा ये हमेशा क्या होगा, दिस विल बी कैथोड। ये क्या है, कैथोड है। ये हमेशा एनोड होगा, ये हमेशा क्या होगा, कैथोड होगा। और क्योंकि आप बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हो तो बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, स्टेप वाइज आपको मार्क मिलेगा। तो स्टेप वाइज मार्किंग के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको रिएक्शंस को लिखना होगा। क्या लिखेंगे, रिएक्शंस। कैसे लिखेंगे, लेट्स ट्राई। सबसे पहले मैं यहां पे लिखता हूं एनोड हाफ। तो बताओ कि एनोड हाफ का रिएक्शन क्या होगा यहां पे। तो एनोड हाफ का रिएक्शन में लिख सकता हूं ऐसे कि यहां पे कॉपर हमारे पास है, कॉपर जो पहले सॉलिड के फॉर्म में था, और ये कॉपर इज कन्वर्टिंग इनटू कॉपर 2 प्लस एक्वस, ठीक है, प्लस यहां पे लिखूंगा 2 इलेक्ट्रॉन लाइक दिस। ये हमने लिख दिया एनोड हाफ। अब नेक्स्ट में लिखूंगा यहां पे कैथोड हाफ। तो बताओ बेटा कैथोड हाफ में क्या लिखेंगे। तो कैथोड हाफ जो हमारे लिए होगा वो ये होगा कि Ag प्लस एक्वस ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेके कन्वर्ट हो जाएगा इनटू क्या बेटा, Ag सॉलिड। ये हमारे लिए क्या है, कैथोड हाफ है। अब मुझे निकालना है नेट रिएक्शन। क्या निकालेंगे, नेट रिएक्शन। लेकिन ध्यान रखना कि नेट रिएक्शन निकालने से पहले ये देखना मत भूलना कि इन बोथ द रिएक्शन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पे एक्सचेंज होने वाला है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को होना पड़ेगा इक्वल। क्या होना पड़ेगा सर, उसको होना पड़ेगा इक्वल। अदरवाइज आप इन दोनों इक्वेशन को एडअप नहीं कर सकते। तो ध्यान से देखो, तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है और यहां पे 1 ही इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको ऐड करना राइट नाउ पॉसिबल नहीं है। कब तक पॉसिबल नहीं है, तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक ये 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन ना हो जाए, तब तक पॉसिबल नहीं है। और इस 1 को 2 में कन्वर्ट करने का एक ही तरीका हमारे पास है, वो ये है कि इस एंटायर रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया जाए विद द नंबर 2। तो मल्टीप्लाई करते हैं एक बार, तो ये 2 बन जाएगा। यहां मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 2 बन जाएगा, और यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या बन गया, 2 बन गया। अब देखो यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन। नाउ इसको कैंसिल यानी ऐड करना अब पॉसिबल है। तो एक बार ऐड करते हैं इसको। तो इसको ऐड करने पे क्या मिलेगा, तो बेटा देखो हमको क्या मिलेगा, इसको ऐड करने पे हमको मिलेगा कॉपर सॉलिड प्लस यहां पे मिलेगा 2Ag प्लस जो कि एक्वस के फॉर्म में है। ये 2 एंड दिस 2 विल बी कैंसल्ड आउट, और यहां पे मुझे मिलेगा कॉपर 2 प्लस एक्वस प्लस ये बनेगा 2Ag क्या बेटा, सॉलिड। तो ये मेरा क्या बन गया, होल इक्वेशन बन गया। आई होप इज क्लियर, ठीक है। अब जैसे ही आपके सामने ये इक्वेशन आएगा, आप ये देखो कि कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पे कैंसिल हुआ। तो दिख रहा है आपको कि टोटल हमने 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, यानी कि 2 हमने कैंसिल कर दिया। तो जो भी नंबर कैंसिल होगा दिस नंबर विल बी योर क्या फैक्टर, n फैक्टर। तो यहां पे हमको n फैक्टर मिल गया कि फॉर दिस इक्वेशन द n फैक्टर विल बी 2। ओके, और मुझे इक्वेशन भी मिल गया। तो क्या मैं इस इक्वेशन से q निकाल सकता हूं क्या, कैन आई राइट डाउन द q? ऑब्वियसली यस, मैं q लिख सकता हूं। तो q कैसे लिखा जाएगा, तो q विल बी, तो यहां पे q जब लिखा जाएगा तो q विल बी क्या, q विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 प्लस, ठीक है, यहां पे ब्रैकेट। और यहां पे हम लिखेंगे सर ये क्या है, Ag जो कि सॉलिड के फॉर्म में प्रेजेंट है, और पावर कितना 2, होल डिवाइड बाय यहां पे क्या लिखा जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर सॉलिड, और यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस उसका पावर कितना 2। तो देखो आपने पढ़ा होगा अपने क्लास 11 में, ऑब्वियसली इस क्लास के अंदर पढ़ा होगा कि हम लोग सॉलिड, जहां भी मुझे सॉलिड दिख जाए वो सॉलिड का कंसंट्रेशन को 1 लिया जाता है। क्या लिया जाएगा, 1। क्यों लिया जाएगा कभी बताएंगे, बट अभी अब याद रख लो क्योंकि एग्जाम आगे है आपका, तो आप इसको 1 पकड़ेंगे। तो ये 1 खत्म और ये खत्म, तो यानी यहां पे Q का जो एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या बनेगा सर, दैट विल बी कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस होल डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा, और Ag प्लस का स्क्वायर भी 2 पावर 2। आई होप यहां तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। तो जरा मुझे बताओ कि क्या इक्वेशन के अंदर आपको कॉपर 2 प्लस का कंसंट्रेशन गिवन है, बिल्कुल गिवन है। कितना गिवन है, 0.13। तो मैं यहां पे पुट कर लेता हूं 0.13, मैंने पुट कर दिया, होल डिवाइड बाय क्या हमारे पास Ag प्लस का कंसंट्रेशन गिवन है, बिल्कुल गिवन है। कितना गिवन है सर, ये गिवन है 1 मल्टीप्लाइड विथ 10 टू द पावर -4। तो मैं इसको ले लेता हूं कि इट इज 10 टू द पावर -4 एंड होल टू द पावर कितना आएगा 2,
दैट विल बी इक्वल टू 0.13 डिवाइड बाई, यहाँ पे हो जाएगा 10 टू द पावर -8, इसको ऊपर लेके जाएंगे सर तो ये बन जाएगा 0.13 मल्टीप्लाइड विथ 10 टू द पावर 8, और मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो आई कैन राइट डाउन कि ये बन गया 1.3 मल्टीप्लाइड विथ 10 टू द पावर 8। तो ये मैंने क्या निकाल लिया, Q का वैल्यू निकाल लिया। तो ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी है, राइट। तो Q निकालना काफी आसान है, हमने यहाँ पे Q निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो Q मेरे पास आ गया, n फैक्टर मेरे पास आ गया, इन सारे वैल्यू को हम लेके जाएंगे और कहां पुट करेंगे, इन द नस्ट इक्वेशन, राइट। तो चलो करते हैं नस्ट इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे कैसे पुट करेंगे इसको नस्ट इक्वेशन में। तो मुझे पता है कि नस्ट इक्वेशन क्या होता है, राइट, अभी अभी देखा था हमने। तो मुझे पता है कि सर नस्ट इक्वेशन विल बी इक्वल टू ई सेल इज इक्वल टू क्या होगा, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 होल डिवाइड बाय n फैक्टर, और यहां पे हमारे पास क्या आएगा, लॉग ऑफ Q। देखो मैंने पहले ही बोला है और बहुत ही क्लियरली बोला है कि जब भी हम नस्ट इक्वेशन को यूज करेंगे तो आपको ये मान लेना पड़ेगा कि ये टेम्परेचर जो है वो कितना होगा, 25 डिग्री होगा। यानी मैं जो भी निकाल रहा हूं वो 25 डिग्री पे ही निकाल रहा हूं, ये बात को आपको याद रखना पड़ेगा, राइट। इसलिए मैं ये वाला इक्वेशन यूज कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो मुझे निकालना है ई सेल, क्या मेरे पास ई नॉट सेल गिवन है क्या, तो आंसर इज नो, इट्स नॉट गिवन। क्यों गिवन नहीं है, अब देखो यहाँ पे ई नॉट सेल हम कैसे निकालेंगे। तो अगर आप एक बार, सॉरी क्या हुआ, अगर एक बार बेटा दोबारा आप अगर दोबारा क्वेश्चन पे आओगे तो देखो यहां पे मुझे ई नॉट गिवन है कॉपर 2 प्लस से कॉपर का, और यहां पे ई नॉट गिवन है Ag प्लस टू Ag का। तो ई नॉट सेल कैसे निकाला जाएगा मैं दिखाता हूं। यहां पे देखो ई नॉट सेल निकालने का एक सिंपल फॉर्मूला होता है बेटा, वो फॉर्मूला ये है कि ई नॉट सेल विल बी इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस होता है ई नॉट ऑफ क्या, एनोड। ये सिंपल फॉर्मूला है। अब बात यह है कि कैथोड कौन है यहाँ पे, तो मैंने क्या बोला स्टार्टिंग में कि जो भी लेफ्ट हैंड साइड में होगा दैट विल बी एनोड, जो राइट हैंड साइड में होगा वो क्या बेटा हमारे लिए कैथोड है, राइट। तो यहाँ पे क्योंकि राइट हैंड साइड में Ag है तो ये मेरे लिए क्या बन गया, दिस वैल्यू विल बी द क्या बेटा, कैथोड, और ये जो वैल्यू हमारे पास है ये क्या बेटा बताओ, एनोड। लेकिन इन वैल्यू को पुट करने से पहले इतना याद रखना कि यहाँ पे सिर्फ SRP का वैल्यू पुट करना अलाउ है, हम लोग यहाँ पे SOP का वैल्यू पुट नहीं कर सकते। आई होप आपको आता होगा SRP क्या है, SOP क्या है, तो मुझे सिर्फ SRP पुट करना है। एक बार आप देखो Ag प्लस Ag में कन्वर्ट हो रहा है यानी रिड्यूस हो रहा है, तो अनडाउटेडली ये क्या वैल्यू होगा, SRP होगा। यहां पे कॉपर 2 प्लस बेटा कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, अनडाउटेडली क्या वैल्यू होगा, SRP का ही वैल्यू होगा। तो मैं सीधा यहां पे SRP का वैल्यू पुट करता हूं, तो SRP का वैल्यू पुट करने पे ये क्या आएगा, 0.80 माइनस इट बिकम 0.34 वोल्ट, और इनको सॉल्व करने पे आपको मिलेगा 0.46 वोल्ट। इसका मतलब ये है कि ई नॉट सेल का वैल्यू मुझे मिल गया जो कितना है, 0.46 वोल्ट। क्लियर, ठीक, क्या कर, चलिए आगे बढ़ते। ओके, अभी हम यहाँ पे निकालने का ट्राई करते हैं सर, अगला वाला देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पुट करते हैं यहाँ पे, राइट। तो देखो ई सेल मुझे निकालना है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ई सेल, ई नॉट सेल का वैल्यू मुझे मिल चुका है 0.46 वोल्ट, राइट, ये मेरा ई नॉट सेल का वैल्यू है, माइनस 0.0591, एन फैक्टर मुझे पता है बेटा कितना आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, और लॉग में यहाँ पे पुट करूंगा तो Q का वैल्यू हमने कुछ देर पहले कैलकुलेट किया था, अगर याद नहीं तो दोबारा देख लेते हैं कि हमने क्या लिखा था Q का वैल्यू। तो सर देखो बेटा हमारे पास क्या आया है, तो ये हमारा Q है, दैट इज 1.3 मल्टीप्लाइड विथ 10 टू द पावर 8। तो मैं इसको पुट करता हूँ यहाँ पे एक बार, ठीक है। देखो तो यहाँ पुट करते हैं सर, कितना वैल्यू बताओ, 1.3 मल्टीप्लाइड विथ 10 टू द पावर 8। मैंने Q को यहाँ पे पुट कर दिया। अभी हम क्या करेंगे, देखो सर यहाँ पे लॉग है तो वी नो कि लॉग A इंटू बी क्या होता है, लॉग A प्लस लॉग बी। तो पुट करेंगे सारे वैल्यू को, तो ये निकल के आएगा ई सेल विल बी इक्वल टू 0.46 वोल्ट माइनस 0.0591 होल डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे आई कैन राइट डाउन कि ये हमारा क्या बन जाएगा, लॉग 1.3 प्लस ये बनेगा लॉग बेटा कितना, 10 टू द पावर क्या बन गया यहाँ पे 8, ठीक है। अब क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेटली ये मान लेते हैं कि log 1.3 का वैल्यू जो है, क्योंकि वैल्यू दिया नहीं हुआ है, आपके एग्जाम में वैल्यू दिया होगा तो वही वैल्यू पुट करना है जो एग्जाम में दिया होगा, और अगर वैल्यू नहीं दिया है तो इस केस में मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू मान लेता हूं कि इट इज 0.1, ठीक है। अब देख लेना करके ये 0.1 आएगा,
और प्लस यहाँ पे बात करेंगे तो 8 जो है वो इसके आगे आ जाएगा बेटा, तो जैसे इसके आगे आएगा ये क्या बनेगा, इट बिकम 8, तो यानी टोटल जो वैल्यू निकल के आएगा वो क्या आएगा 8.1। तो मैं इसको पुट करता हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास निकल के आएगा ई सेल विल बी इक्वल टू 0.46 माइनस 0.0591 बाई 2 और मल्टीप्लाइड विथ यहाँ पे क्या करेंगे 8.1। अब इसके आगे आपको बस सॉल्व करना है और कैलकुलेट करना है कि ई सेल का वैल्यू कितना आएगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब बाकी आप सॉल्व कर लोगे, ओनली कैलकुलेटिव पार्ट। तो बाकी जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाया, आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। एग्जाम में नस्ट इक्वेशन देख के ही जाना, पढ़ के ही जाना है, क्योंकि नस्ट इक्वेशन से आपको एक क्वेश्चन कंफर्म है कि आने ही वाला है, 4 मार्क्स और 5 मार्क्स, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ तो दोबारा वीडियो को बैक करो, फिर से देखो, पॉज करो, फिर देखो, और कोई भी डाउट होगा तो लिखना मत भूलना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं।